चलिए, सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 4। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पोटेंशियल एनर्जी है। फटाक से बता दो कि लास्ट क्लास में टॉपिक क्या था? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। यस, वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या था वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। सो फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे आप लोगों एक पोटेंशियल एनर्जी से तो वाकिफ हैं, कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, mgh। सरफेस से जितना हाइट ऊपर होता है आप निकाल देते हो, मास से मल्टीप्लाई करो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करो और आप बता दोगे इस बुक की, मान लीजिए ये बुक है, ये यहाँ पर है तो इसका कितना पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर है तो कितना पोटेंशियल एनर्जी है, ये पता है ना आप लोगों को? यस मैम। इसमें पोटेंशियल एनर्जी, पहली बात, एक पॉइंट पर ऐसे पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन कर सकते कि इस पॉइंट पर इतनी पोटेंशियल एनर्जी है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है फिजिक्स के अंदर। वो पॉइंट पे कैसे हम बता देते हैं वो धीरे धीरे आपको इस लेक्चर में पता लग जाएगा। क्या डिफाइन होता है यहाँ पर? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा? ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या डिफाइंड होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लिखेंगे कैसे? यूएफ माइनस में यूआई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। अगर स्मॉल चेंज की बात करें तो हम कैसे लिखेंगे? डी यू, दिस इज इक्वल टू माइनस में डी डब्ल्यू सी, इस तरीके से। अभी थोड़ा सा इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये लेवल 1 हो गया, जहां पर आपने एक मास को रखा, कितनी हाइट पर रखा? सपोज आपने रखा h1 हाइट पर। ये लेवल 2 हो गया, आपने मास को उठा के रखा हुआ है, यहाँ पर कितनी हाइट पर रखा है? h2 हाइट पर। सो पहले तो मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इनिशियली? कितना है इनिशियली? पोटेंशियल एनर्जी कितना है बेटा? मास m है, ये मास m है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh1 mgh1 एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइनली कितनी है? mgh2 mgh2। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि u फाइनल माइनस में u इनिशियल कितना होगा? mgh2 माइनस में mgh1, यानी कि mg कॉमन ले लीजिए, h2 माइनस में h1। अब इसी को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। यहाँ पर जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है ना। तो ग्रेविटी वाला जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना। यहाँ पर जो आपके पास लग रहा है ग्रेविटी वाला फोर्स है, ग्रेविटी वाला फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमको निकालना है यहाँ पर, कंजर्वेटिव फोर्स। और वो क्या है हमारे पास? ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, सो देखिए, अगर इस ब्लॉक को आप देख रहे हैं, यहां पर इसका एफबीडी बनाते हैं, नीचे की तरफ इस पे कितना फोर्स लग रहा है? m इंटू में g। ठीक है, फोर्स इतना लग रहा है और इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया ऊपर? ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? h2 माइनस में h1, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180। तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपके पास? फोर्स F डॉट ऐसी होता है ना, तो फोर्स क्या अपने पास? yes ma'am डिस्प्लेसमेंट कितना है अपने पास? h2 माइनस h1, और एंगल कितना है? cos 180। सो यू कैन से माइनस ऑफ mgh2 माइनस में h1, यही आएगा। अब जरा इस इक्वेशन को देखो, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 कंपेयर करो जरा। अगर मैं W, ये जो मेरे पास कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन मैंने निकाला है, इसके आगे नेगेटिव लगा दूं तो क्या मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं बन रहा? yes ma'am yes ma'am सो कंपेयर इक्वेशन नंबर
1 and 2 we will find कि change in potential energy is negative of work done due to conservative force. ये होता है, change defined होता है, और किसी एक बॉडी के लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, सिस्टम के लिए होती है. वो भी मैं भी आपको धीरे धीरे क्लियर करूंगी कैसे मैं ये चीज बोल रही हूँ. तो अभी के लिए आपको दिमाग में क्या आना चाहिए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स. वो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लेके प्रूव भी कर दिया कि हमारे पास बराबर आ रहा है. ठीक है, अब जो मैंने आपको ये वाला फॉर्म लिखा है डिफरेंशियल फॉर्म, इसको उठाते हैं. du इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं स्मॉल चेंज इन वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स. इसको आप ये लिख सकते हो एफ डी एक्स. मान लीजिए कि आपका जो फोर्स है वो भी एक्स डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स डायरेक्शन में, एंगल दोनों के बीच में 0 है, तो जो डी डब्ल्यू सी है इसको आप ये लिख सकते हो ना कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. और अगर आपको टोटल, ये नेगेटिव आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे. यस मैम. सो आपके पास इधर टोटल पोटेंशियल एनर्जी बन गई, इधर क्या आएगा आपके पास माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एफ डी एक्स. ठीक है, सपोज आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा है एफ डॉट डी एक्स, मान लीजिए ये है, इसका मतलब क्या है, आपको फोर्स का कंपोनेंट देना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स. एफ डॉट डी एक्स हो सकता है ना फोर्स के अलग अलग डायमेंशन हो, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने पीछे जब डिस्कस किया था कि जब आपके पास वेरिएबल फोर्स होता है तब हमने वर्क डन का फॉर्मूला लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2 एफ डी एक्स. ठीक है, अगर एक से ज्यादा डायमेंशन होते हैं तो आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y1 से y2 एफ वाई डी वाई. ठीक है, ये एफ एक्स डी एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ z1 से z2 एफ जेड डी जेड, ये सब किया था ना. और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है तो अलग अलग डायमेंशन में आप फोर्स उन फोर्सेस की वजह से वर्क डन निकाल के ऐड कर देते हैं. सो टोटल वर्क डन कितना बन रहा था अपना, इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2 एफ एक्स डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन y1 से y2 एफ वाई डी वाई प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ z1 से z2 एफ जेड डी जेड. क्लियर है ये बात सबको? तो इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना. डॉट प्रोडक्ट का मतलब समझ में आना चाहिए. अगर डॉट प्रोडक्ट नहीं है तो समझ लीजिए कि वो जो फोर्स है वो उसी की डायरेक्शन में है. ठीक है, एक से ज्यादा आपको डायमेंशन दिख रहे हैं तो आप अलग अलग इनको कैलकुलेट कर सकते हैं और उन सबको ऐड करके उसके आगे नेगेटिव लगाओ, दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर है ये बात सबको? आप इसको बोल सकते हो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? x1 से x2. कुछ बुक्स में आपको देखो ऐसे भी देखने को मिल सकता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ r1 से r2 f डॉट dr. ये भी देखने को मिल सकता है. r वेक्टर क्या आपके पास, उसमें तीनों है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तीनों डायरेक्शन में होगा, फोर्स तीनों डायरेक्शन में होगा. सो आप उसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं और इसको ही ओपन करके हम लोग ये बनाते हैं, याद है. f को क्या लिखते हैं, एफ एक्स आई कैप प्लस में एफ वाई जे कैप प्लस में एफ जेड के कैप. dr को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस में डी वाई जे कैप प्लस में डी जेड के कैप. दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो यही बनता है ना. ठीक है, सो ऐसे भी लिखा मिल सकता है. देखो और क्या लिखा मिल सकता है, यू फाइनल माइनस में यू इनिशियल, दिस इज इक्वल टू माइनस में इंटीग्रेशन r1 से r2 f डॉट dr. अभी आपको देखो अगर किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी बतानी है तो दूसरे पॉइंट को हम इंफिनिटी पे कंसिडर कर लेते हैं. आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल कि जो इनिशियल पॉइंट है मुझे बताना है कि फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो मैं क्या करती हूँ, ये इनिशियल जो पॉइंट है ये मेरा, मैं सपोज कर लेती हूँ कहां पर है, इंफिनिटी पे. और इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है. तो आपको कहीं देखने को शायद ये भी मिल सकता है दैट u इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r2 f डॉट dr. ये भी देखने को मिल सकता है. तो इन बातों का मतलब समझ में आना चाहिए. किसी जगह पर पोटेंशियल एनर्जी बता रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू समथिंग, कोई रेफरेंस लेवल ले रखा है, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग चेंज की बात करते हैं. क्लियर है ये बात? यस यस मैम. ओके, सो अभी आगे चलते हैं. और ये फोर्स याद रखो कॉन्जर्वेटिव फोर्स है, जो एफ एक्स मैंने लिखा है या एफ वाई एफ जेड, ये सब कॉन्जर्वेटिव फोर्स है. उसी के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बता सकते हैं. नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स के लिए हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते. देयर इज नो मीनिंग
ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो नोट डाल के आप लिख भी सकते हो ये चीज। मैम क्वेश्चन था मैम। एक सेकेंड बेटा, देयर इज नो मीनिंग ऑफ change in potential energy due to non-conservative forces। हाँ जी बेटा बोलो। मैम इनफिनाइट पर क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो कैसे होगी? वो मानी जाती है बेटा। आगे भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब डिस्कस करोगे, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल बहुत सारी तो जगहों जीरो पे, होगी। यस, वो आप जीरो लेते हैं क्योंकि आपको एक रेफरेंस लेवल लेना था, तो हमें नहीं पता ना इन्फिनिटी पे कितना है, तो इन्फिनिटी के विद रिस्पेक्ट टू हम लोग कंपेयर करके निकालते हैं। जैसे हम ग्राउंड पे, अर्थ के ग्राउंड पे, सरफेस पे हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, होती थोड़ी है जीरो, है ना वहां पर पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन बाकी चीजों को उसके विद रिस्पेक्ट टू हम कैलकुलेट करते हैं। आई बात समझ में? ओके मैम। चलिए अब इसके क्वेश्चन करते हैं। सपोज F इक्वल्स टू 2x and potential energy U at x equals to 1 is 10 joule and find potential energy U at x equals to 2। यानी दो पोटेंशियल एनर्जी, एक इनिशियल मान लो एक फाइनल मान लो। U फाइनल माइनस में U इनिशियल, दिस इज इक्वल टू माइनस में इंटीग्रेशन fx dx। अब यहाँ पर देखो वेरिएबल फोर्स है ना, वेरिएबल फोर्स के लिए ही तो हम लोग ऐसे लिखते हैं x1 से x2, और x डायरेक्शन में ही है तो एक ही निकालने की जरूरत है। अगर यहीं पर अगर मान लो आपको ऐसे दे दिया होता 2x i कैप प्लस में 2y j कैप, तो आप fy dy भी निकालते, लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ एक ही मेंशन किया हुआ है 2x, तो हम एक ही डायमेंशन की बात कर रहे हैं, और x1 से x2, x इक्वल्स टू 1 से x इक्वल्स टू 2। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या है, निकालनी है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 10, माइनस में इंटीग्रेशन x1 की वैल्यू क्या है 1, x2 2, fx 2x dx, निकल जाएगा ना, कितना होगा ये, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर, बाहर है 2, नीचे आ जाएगा 1 से 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना बनेगा माइनस में 4 माइनस 1, सो दिस विल बी इक्वल्स टू -3। सो u फाइनल किसके इक्वल हो जाएगा -3 प्लस 10, यानी कि कितना हो गया 7 जूल। क्लियर है? Yes, ma'am. अब अगला तुम लोग निकालो। F इक्वल्स टू 3i कैप प्लस में 4j कैप। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और आपको जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दे रखे हैं। सो अब यहाँ पर एक एक्सिस की बात नहीं हो रही, एक से ज्यादा एक्सिस की बात हो रही है, राइट? तो यहाँ पर आप कैसे करोगे, देखो दो तरीके हैं। एक तो सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो, fx dx निकालो x1 से x2 प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ y1 से y2 fy dy। z वाली टर्म ही नहीं है तो हम लिखते नहीं, चलो आगे आप नेगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स आपके पास क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो u फाइनल माइनस में u इनिशियल, एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपके पास, आपको f दिख रहा है ना, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट है इसमें, राइट? और यहाँ से आप 0 1 और 2 3 को यूज करते हुए एक पोजीशन जो वेक्टर है वो निकाल सकते हो। 2 माइनस में 0 i कैप, 3 माइनस में 1 यानी 2 j कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, वर्क डन आ जाएगा आपके पास, और आगे नेगेटिव साइन लगाओ, इक्वल करो uf माइनस में ui के। या फिर आप ये भी लगा सकते हो, ये वाला जो मेथड है वेरिएबल फोर्सेस वाला, ये कांस्टेंट के लिए भी करेक्ट होता है, सो हम लोग इसलिए हमेशा यही वाला उठा लेते हैं। सो यहाँ पर आप देखो माइनस में माइनस बाहर करो, इंटीग्रेशन x1 की वैल्यू कितनी है 0 एंड x2 2, fx 3 dx प्लस में इंटीग्रेशन y1 बताओ 1, y2 3, fy 4 dy, एंड u फाइनल निकालना है। u इनिशियल कितना है 10 जूल है। बताओ फटाफट मुझे आंसर कितना है। -4 आ रहा है। यस, -4 जूल। सो एक डायमेंशन में हो एक एक्सप्रेशन उठाओ, 2 है तो 2 उठाओ, 3 है तो 3 उठाओ, सबको निकाल के ऐड करके आगे नेगेटिव साइन लगाओ, दैट इज इक्वल टू
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलो एक क्वेश्चन और करो। नेगेटिव भी हो सकती है। क्या कह रहे हो बेटा? मैम पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है। यस, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड आपके पास होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दोनों नेगेटिव होती हैं। एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है जो आपके पास सिर्फ पॉजिटिव ही रहती है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। सो ये हो सकती है नेगेटिव, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी यहाँ पर पर्टिकुलर मेंशन नहीं है कि कौन से वाली है, नेगेटिव आ रहा तो हो सकता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो। चलिए, if f equals to x square I cap प्लस में y j cap प्लस में z square k cap and f is कंजर्वेटिव फोर्स उन्होंने बोला है, होना भी चाहिए क्योंकि उसी का वर्क डन जो होता है और उसका नेगेटिव ले, दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लोग ये कर लेंगे, होमवर्क में कर लेना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मान लो ये आपके पास m1 है, एक आपके पास है m2। मान लीजिए इनके बीच में जो है r डिस्टेंस है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक कुछ अजम्पशंस के ऊपर निकाली जाती है, जैसे कि एक तो ये होता है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सरफेस के क्लोज है। दूसरा आपके पास अजम्पशन ये रहती है कि हम सरफेस ऑफ द ग्राउंड, मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादातर जीरो ही मानते हैं। सो ये कुछ अजम्पशन है, और ये जो डेरिवेशन आने वाला है इसमें जो हम यूज करने वाले हैं वही डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस में डब्ल्यू सी। डेरिवेशन हम अभी नहीं कर रहे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव और वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। आपका ग्रेविटेशनल वाली जो यूनिट है, ग्रेविटेशनल वाली आई थिंक आपकी आती है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बाद, तो उसके अंदर पूरा डेरिवेशन है इसका। अभी आपको बस एक बार फॉर्मूला देखना है क्या बनता है। ये होता है जी m1 m2 बाय में r। यस मैम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इंटीग्रेट करके आता है। हाँ, तो ये अभी आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर दो मासेस के बीच में आपको देखना है कि कितनी है, तो जी m1 m2 बाय में r। अभी यहाँ पर कुछ असम्पशन क्या है, मैंने जो अभी बताई आपको, एक तो यही है मास कांस्टेंट, सरफेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं हम लोग, सरफेस ऑफ अर्थ जीरो मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि ऑब्जेक्ट्स आपके जो है क्लोज टू अर्थ होना चाहिए। अगर बहुत ऊपर जाते हैं तो उसका अलग से हमारे पास एक टॉपिक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो h है शुड बी स्मॉल, जो हाइट है फ्रॉम सरफेस शुड बी स्मॉल। अब यहां से देखिए, सपोज ये सरफेस है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ये कितनी हाइट पे, कितनी हाइट पे, मान लो h हाइट पे, तो यहाँ पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, कितनी बताते हो आप? अगर मास mgh। तो एक्चुअली आप लोग निकाल क्या रहे हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही निकालते हो। फाइनल माइनस में इनिशियल, लेकिन इनिशियल हमारी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्लियर है सबको? अब जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहीं पर ले लीजिए, आपके पास एक चेन है और ये सरफेस से h हाइट पर रखी है। ये आपका अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर मैंने u0 मान लिया, ये मैंने u0 मान लिया। एक चेन मैंने ऐसे इस पे वर्टिकली ले ली, ठीक है, और एक चेन मैंने इस सरफेस पर ही लिटा दी। तो अगर मुझे इनका पोटेंशियल एनर्जी चेक करना है तो कौन से वाला वैल्यू ज्यादा होगी, जैसे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, तो इनको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। जैसे इसकी कितनी होगी, इस चेन की कितनी होगी, इसकी सबसे ज्यादा। देखो mgh सारा मास है, मास m मान लो चेन का, ये सारा का सारा मास सेम हाइट पर रखा है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगी, mgh। इसकी बात करो तो इसकी कितनी होगी, यहाँ पर तो मास अलग अलग हाइट पे हो गया ना, कैसे yes ma'am yes ma'am ये वाला चेन का मास हाइट पे है, ये वाला अगली बड़ी हाइट पे है, कैसे करेंगे? सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट तो यूज कर सकते हैं ना। पूरा मास आपका कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होता है, सेंटर में। मास पे। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में आपको पता है कि उसके मिड पॉइंट पे ही लाई करेगा। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर आपको नहीं समझ में आए, जहां पर सिमेट्री है, बिल्कुल आपको दिखता है कि भाई सीधी लाइन है तो काटेंगे, बीच में ही कहीं लाई करेगा। अगर हम स्केल को भी बैलेंस करने की कोशिश करें तो मिड पॉइंट पर ही आता है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये मान लो लेंथ जो है इसकी वो टोटल l थी, ये l है, तो ये कितनी हो जाएगी, l/2। तो आपके पास क्या हो गया, mg कितना हो गया, mg l/2। क्लियर है?
और यहाँ पर कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी? जीरो। सो इसको कैसे कंपेयर करेंगे? मैम वन सबसे ज्यादा होगी, सेकंड उससे कम और थर्ड सबसे कम। देखो यहाँ पर ऐसे कंपेयर करेंगे हम लोग, इसको L नहीं लेते हम लोग, इसको ले लेते हैं H, हाइट ही ले लेते हैं, ये हाइट ही H ले लेते हैं ना चेन की, ठीक है। सो अब ये जो आपने H देखो, कंपेयर कब करोगे? जब आपके पास वैल्यूज वेरिएबल सेम हो ना। H और L/2 में कैसे कंपेयर करोगे? तो यहां से अब कंपेयर हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? H/2, तो अब कंपेयर हो जाएगा ना। तो आपके पास फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, ग्रेटर देन थर्ड। क्लियर है सबको? यस। आगे चले, देखो अब इसका बताओ मुझे, सेंटर ऑफ मास बता सकते हो? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चेन, कैसे निकालें? चलो ठीक है, अगर ग्राउंड की बात करो, एक रेफरेंस लेवल की बात करो, तो मैंने यहाँ 0 मान लिया, ये मेरे पास 0 हो गया। अब क्या करूं? अलग अलग हाइट पे रखिए, इसका सेंटर ऑफ मास भी नहीं पता। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या करो, अभी देखो ये आपको दिखाई दे रहा है कि सपोज ये वाला मास है वो अलग हाइट पे है, ये वाला मास अलग हाइट पे, या तो सभी छोटे छोटे मासेस को लो, उनकी सरफेस से हाइट देखो, फिर mgh करके फॉर्मूला लगाओ सभी के लिए और सबको ऐड करो तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। बट ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड। सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लो, छोटा सा मास कंसिडर कीजिए dm। सपोज हमने जो कंसिडर किया वो ये वाला कर लिया dm, ठीक है। इसने सेंटर पे जो एंगल बनाया, छोटा सा एंगल बनाएगा, ये कितना? d थीटा, और सरफेस से ऊपर कितना गया ये? थीटा। तो अब ये छोटा सा जो एलिमेंट है, छोटा सा जो मास है, ये कितनी हाइट पे है फ्रॉम सरफेस? ये कितनी हाइट पे है? ये हाइट आपको बतानी है, बताओ। रेडियस जो है, ये रेडियस है ना आपके पास, ये भी रेडियस होता है ना फॉर्मूला। क्या बेटा? मैम वो कॉर्ड निकाले फॉर्मूला 2r sin θ/2। 2r sin θ/2। θ/2 मैम पूरा एक है साइन के अंदर। हाँ, तो ये आप प्रोजेक्शन का बोल रहे हो ना? यस मैम। पक्का? क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में ही नहीं आया। चलो एक बार देखो, यहाँ पर आपके पास क्या है? हाइट। तो ये रेडियस है इस ट्राइंगल के अंदर। ये देखो नीचे अगर आप देखो तो कितना प्रोजेक्शन आएगा? ये हाइट कितनी बनेगी? सॉरी, ये आपके पास नीचे कितनी लंबाई बनेगी? r cos थीटा। और ये कितना आएगा? r sin थीटा। तो अब छोटे से मास के लिए अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहे तो du लिख लें, स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू स्मॉल जो मास है कितनी हाइट पर है वो? r sin थीटा इनटू में g। कोई दिक्कत इसके अंदर? नो मैम। अब अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यस मैम। इंटीग्रेट ऑन बोथ दी साइड्स। तो आपके पास ये पोटेंशियल एनर्जी u हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dm r sin थीटा g। बट मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि भाई चलो ठीक है, अगर आप थीटा को 0 से लेकर पाई तक ले जाए तो आपके पास सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ना। चलो पाई भी जरूरत नहीं, आपको तो π/2 तक ही जाना है। 0 से π/2 अगर पूरी चेन होती तो मैं कहां से कहां लेती? 0 से पाई तक। बट मेरे को सिर्फ एक क्वाड्रेंट ही दे रखा है इन्होंने, तो कहां से कहां तक लेना पड़ेगा लिमिट? 0 से π/2। तो आपके पास छोटे 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 मासेस सारे के सारे उसमें कवर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि dm है, वेरिएबल जो है आपके पास थीटा है, तो या तो मेरे पास d थीटा होता या सारा एक्सप्रेशन कुछ मास की फॉर्म में होता तो मैं उसको इंटीग्रेट कर पाती। तो उस चीज को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो मेरी आर्क बनी है रेड कलर में, ये जो एक सेक्शन बना है, ये आर्क बनी है, dm मास की जो आर्क है उसका लेंथ कितना है ये बताओ। अगर ये d थीटा है, ये r है, तो ये लेंथ कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू l/r, फॉर्मूला होता है ना। यस मैम। तो ये कितना हो जाएगा? r d थीटा। फॉर्मूला क्या होता है? जो भी आपके पास ये बनता है सेक्शन, तो इसका थीटा इज इक्वल टू l बाय में r। l क्या होता है? आर्क लेंथ, r रेडियस।
और इस आर्क ने क्या एंगल बना रखा है सेंटर पे, वो होता है थीटा। तो यहां से हमारे पास ये निकल जाएगा आर डी थीटा। अब जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, टोटल लेंथ होती है इसकी 2 पाई आर, राइट। चेन की जो टोटल लेंथ है वो कितनी होती है, अगर पूरा सर्कल होता तो 2 पाई आर, सेमी सर्कल होता तो पाई आर, और अभी क्वाड्रेंट वाला केस हो गया तो पाई आर बाय 2, यही है ना। Yes. तो पाई आर बाय में 2 जो लेंथ है उसका मास कितना है, m, मान लेते हैं टोटल मास है चेन का वो m है। यूनिट लेंथ का कितना मास हो जाएगा, m बाय में पाई आर बाय में 2, और जो हमारे पास आर्क लेंथ है, मुझे तो इसका मास चाहिए, तो मेरे पास dm की वैल्यू आ जाएगी ना। सो मेरे पास आर डी थीटा जो लेंथ बनती है उसका मास कितना हो जाएगा, m इंटू में m बाय में पाई आर बाय 2 इंटू में आर डी थीटा। सो आर से आर कैंसिल हो गया, ये बनेगा आपके पास 2m बाय में पाई इंटू में डी थीटा। क्लियर है। तो क्या ये आपके पास dm की वैल्यू नहीं आ गई, बोलिए। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, अब ma'am. dm की, अब देखो इसके अंदर थीटा आ गया और ऊपर का साइन थीटा, लिमिट्स में थीटा में पुट कर सकती हूँ, इंटीग्रेशन करना पॉसिबल हो गया ना। सो अब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो बन गया वो लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू डीएम की वैल्यू कितनी आई है, 2m बाय में पाई, और क्या है r साइन थीटा डी थीटा जी, r साइन थीटा डी थीटा जी। इंटीग्रेट करेंगे, देखो मैंने पुट कर लिया ये डीएम की वैल्यू 2m बाय पाई डी थीटा पुट कर ली, r साइन थीटा जी। ठीक है। अब कुछ चीजें कांस्टेंट है बाहर ले जाओ, 2m बाय पाई कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, क्या बचा अंदर, साइन थीटा डी थीटा। लिमिट्स कहां से कहां तक है बेटा, 0 से पाई बाय 2। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, कितना है बताओ, माइनस कॉस थीटा। गुड, माइनस कोस थीटा। सो इफ यू विल पुट द लिमिट्स, अपर लिमिट पुट करोगे तो 0 हो गया, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 1। ठीक है। और आपके पास एक माइनस पहले ही है और एक लोअर लिमिट पुट करोगे तब माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या बन गया अपने पास, 2m बाय में पाई r इंटू में g। क्लियर है सबको। इससे एक चीज और भी निकाल सकते हो आप, इस एक्सप्रेशन से एक चीज और भी निकाल सकते हो, ये जो आपके पास मास को छोड़ दो और g को छोड़ दो, जो h बच गया 2r बाय में पाई, यही आपके पास सेंटर ऑफ मास था क्वाड्रेंट के लिए। क्लियर है सबको। अगर मेरे पास सेमी सर्कल होता ना, तो सेमी सर्कल का भी जो सेंटर ऑफ मास होता वो यही होता, 2r बाय पाई हाइट के ऊपर, और क्वाड्रेंट का भी आपके पास क्या है, यही है 2r बाय पाई। यहां नहीं है, देखो जो वर्टिकल हाइट है वो सेम रहेगी, वो हॉरिजॉन्टली अंदर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हाइट जो आती है वो यही आएगी। और हाँ, आपको पता है कि जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स और वर्टिकल हाइट्स की बात करें, हॉरिजॉन्टल से तो हमें मतलब ही नहीं होता। ठीक है। तो ये आप याद भी रख सकते हो कि सेमी सर्कल के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ है, 2r बाय पाई पे। ठीक है। सेंटर से ऊपर कितना, 2r बाय पाई पे। तो यहाँ पर आप सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड करते, m इंटू में 2r बाय पाई इंटू में g, सीधा मेरे पास क्या निकल जाती, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाती। बट नहीं आता होता तो हम कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। तो अभी आपने सेंटर ऑफ मास का एक दो फॉर्मूला देखा है। सेंटर ऑफ मास की बहुत सारी चीजें अभी आप पढ़ने वाले हो। सेंटर ऑफ मास का पूरा आपका एक चैप्टर है जिसमें आप सारी चीजें डिस्कस करेंगे, अलग अलग फिगर्स के लिए सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। क्लियर है सबको। चलिए Yes, ma'am. ओके। सो अब आती है आपके पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, कितनी होती है पता है, स्प्रिंग फोर्स कितनी होती है। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, ये तो करा होगा आप लोगों ने, यस मैम, कितना होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई लेंथ होता है जितना बोले। यस। तो अगर मान लो ये आपके पास Minus- स्प्रिंग लगा है, ठीक है, और ये मान लो इस पे एक ब्लॉक है m मास का, और आप इसको डिस्प्लेस करते हैं तो इसमें एक स्प्रिंग फोर्स क्रिएट होता है, रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ, जो उसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाना चाहता है। उस f की वैल्यू कितनी होती है, माइनस में kx, ये होता है स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है। तो यहाँ पर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स होता है कि वो अपनी मीन पोजीशन या जो ओरिजिनली जो उसकी नेचुरल लेंथ है उससे कितना आगे या पीछे गया है। कंप्रेस भी तो हो सकता है ना स्प्रिंग, और एक्सपेंड भी हो सकता है। अच्छा, अगर मैं इसको कंप्रेस कर दूं तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा,
ना अपोजिट हो रहा है। अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, इस तरफ आएगा, यस मैम। खुलना चाहेगा वो। अगर आप उसको एक्सपैंड कर रहे हो तो किधर आता है, अंदर की तरफ, वो उसको वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाना चाहता है। तो अभी हम ये जो एक्सप्रेशन है ये डिराइव करेंगे, ये आपकी बोर्ड्स वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो ये आपका जो ब्लॉक है, सपोज आपने इस ब्लॉक को खींचा, आपने जोर लगाया और आप एक पोजीशन पे ले गए x1 पे, ठीक है, ये जो लेंथ है ये x1 है, ठीक है। आपने इसको फिर से खींचा, आप एक नई पोजीशन पे ले गए यहां पर, ये कितनी है x2, ये टोटल कितना डिस्टेंस है x2। क्लियर है सबको, यहां तक किसी को कोई डाउट? अब ये जो आपने x1 पोजीशन से x2 पोजीशन तक आप जो लेके गए हो ना, इसमें आपको कितना काम करना पड़ा वो हम निकालेंगे। क्लियर है, वहां से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी से इसको रिलेट करेंगे। एक बात ध्यान रखें, जब भी आप कोई सिस्टम पे काम करें, जैसे आपने यहाँ पर इसको खींचा, आपने कुछ काम किया, आपने कुछ एनर्जी वेस्ट करी, दैट विल बी स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, राइट। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या, जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है, उसकी पोजीशन की वजह से होता है। नाउ इट हैज कैपेसिटी टू डू सम वर्क। आपने क्या किया, आपने अपनी एनर्जी दी, तभी तो उसमें कैपेसिटी आई है ना, तभी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आई है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है, उसमें रिस्टोरिंग फोर्सेस क्रिएट हुए हैं। सो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी एक तो इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इनविजिबल, आपको दिखाई नहीं देती, इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि कोई चीज बहुत हाइट पर रखी है, वहां से गिरती है, ठीक है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ही तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, बट वो आपको दिखाई नहीं देती उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। सो जो भी आप सिस्टम को एनर्जी देते हैं, दैट विल बी स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब हम निकालेंगे वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स, जो इसमें एक फोर्स क्रिएट हो रहा है ना, स्प्रिंग फोर्स माइनस kx, तो इसकी वजह से हम वर्क डन निकालेंगे। ये वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स ही कहलाएगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स आपके पास क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन fs dx। क्लियर है सबको? अब यहां से fs की वैल्यू पुट करेंगे आप, यहां माइनस मत लगाओ फिलहाल, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। मैम जब माइनस लगाएंगे तभी तो उसका माइनस कैंसिल होगा। अभी नहीं लगाओ ना, वर्क डन में नहीं आएगा ना, वो तो हम पोटेंशियल एनर्जी जब लगाएंगे तब लगाएंगे ना माइनस साइन। ओके। तो पहले आप क्या कर रहे हैं, x1 पोजीशन से इसको x2 पोजीशन पे लेके जा रहे हैं, और मैंने डॉट प्रोडक्ट नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता है जो फोर्स का वैल्यू आ रहा है वो आपके पास x के अलॉन्ग ही आ रहा है, या तो आगे की तरफ होगा या तो पीछे की तरफ होगा, अकॉर्डिंग टू कंप्रेशन और एक्सपेंशन जो भी आपने किया है। सो यहाँ से आपके पास fs ds आ गया। अब आप पुट करेंगे क्या, वैल्यू x1 से x2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में kx dx, ठीक है। सो यहां से आपके पास क्या आएगा, माइनस बाहर ले लीजिए, k बाहर ले लीजिए, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर बाय में 2, सो लोअर लिमिट x1, अपर लिमिट x2, सो माइनस में k x2 स्क्वायर बाय 2 माइनस में x1 स्क्वायर बाय में 2, ठीक है। ये बात सबको क्लियर है? तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये आएगा आपके पास 1/2k x1 स्क्वायर माइनस में 1/2k x2 स्क्वायर, यही आएगा। क्लियर है सबको? अब अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव हुआ है। पहले आपने x1 पे डिस्प्लेस किया, उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी, फिर आपने x2 पे डिस्प्लेस किया, उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी फिर डेवलप होगी। तो देयर इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। सो आपके पास क्या बन जाएगा, ये हाफ ऑफ k x2 स्क्वायर माइनस में हाफ ऑफ k x1 स्क्वायर। क्लियर है सबको? यस। ठीक है। अब यहां से देखो एक्सप्रेशन क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर है। सो आपका एक्सप्रेशन जो है उसमें x2 है, x1 है, तो उसको x स्क्वायर तक कैसे पहुंचा, एक जनरल फॉर्मूला है वो। हाफ के एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, x x जो है डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, वो अंदर भी हो सकती है बाहर भी हो सकती है, ठीक है। नेचुरल लेंथ से सारी मेजरमेंट्स हैं आपकी। सो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर कैसे आती है, हम लोग उसकी नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं। जैसे हम लोगों ने ग्राउंड पे जीरो माना था इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वैसे ही हम लोग यहाँ पर अजम्पशन लेते हैं। अजम्पशन क्या है आपकी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी is zero at
इट्स नेचुरल लेंथ। यानी जब नेचुरल लेंथ पे कोई फोर्स लग रहा होगा क्या, स्प्रिंग फोर्स कोई होगा, दैट इज व्हेन स्प्रिंग फोर्स इज 0, Fs इक्वल्स टू 0। जब उस पे कोई किसी तरीके का फोर्स नहीं है, वो आराम से अपनी ओरिजिनल जो शेप है उसमें बैठा हुआ है, मीन पोजीशन बोलते हैं हम इसको, जो इसका जिसपे जो उसका नेचुरल लेंथ होता है, सपोज ये जो इसकी लेंथ है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, आराम से बैठा हुआ था, वहां से आपने इसको छेड़खानी करी, आप x1 पे ले गए, x2 पे ले गए, सो ये आपके पास मीन पोजीशन कहलाती है। ठीक है, अब मान लो आपने इसको खींचा और छोड़ दिया, तो क्या होता है, मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे एसएचएम में, आपका जो 11th का लास्ट चैप्टर है वहां पर इसका बहुत डिस्कशन है। ठीक है, तो ये होता है मीन पोजीशन, इसको बोल रहे हैं आप नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ से कितना आगे गया, कितना पीछे गया। सो अभी नेचुरल लेंथ पे लेके आने के लिए मैं x1 को 0 कर देती हूँ। सपोज x1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आपके पास है हाफ ऑफ kx2 स्क्वायर माइनस में हाफ ऑफ kx1 स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा आपके पास, हाफ ऑफ kx2 स्क्वायर, ये बच गया ना। अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखे, इन जनरल फॉर्म, आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, हाफ ऑफ kx स्क्वायर। अभी x2 है ना, x2 की जगह x3 हो सकता था, x5 हो सकता था, x7, x8 कितनी भी वैल्यू हो सकती थी। ठीक है, तो किसी भी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर अब आप पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो। आपको दिमाग में ऑलरेडी पता है, बैक ऑफ द माइंड, की जो उसका नेचुरल लेंथ है उस पे 0 है, उसके विद रिस्पेक्ट टू आ रही है किसी भी लेंथ पे, बट फिर वो हम भूल जाते हैं। फिर आपको बस किस पे फोकस होता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट है उसकी नेचुरल लेंथ से, तो उसके हिसाब से आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी बता देते हो। आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है, अब मैं बोलूं आपको कि नेचुरल लेंथ से वो 2 सेंटीमीटर आगे डिस्प्लेस्ड है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, आप सीधा बताओगे, हाफ के 2 का स्क्वायर। 5 डिस्प्लेस्ड है, हाफ के 5 का स्क्वायर, -2 से कंप्रेस कर दिया, हाफ के -2 का स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलवेज पॉजिटिव है, प्लस हो या माइनस हो, राइट। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी is always positive। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव, बट स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, बस आप लोगों को जो छोटा मोटा कंफ्यूजन होता है ना, वो यही होता है यहाँ पर, जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखो, आप इसको डॉट प्रोडक्ट में भी लिख सकते थे। डॉट प्रोडक्ट में जब लिख रहे हो तो आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, तो माइनस साइन जो होता है, इसका मतलब होता है कि जो आपने डिस्प्लेसमेंट किया उसके अपोजिट जो है ये फोर्स आता है। तो या तो आप लिखो इसका मैग्नीट्यूड इंटू dx और cos 180 लिखो, तो वहां से एक माइनस आ जाएगा, या फिर आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, इसका जो डायरेक्ट वैल्यू है इंटू में dx और माइनस साइन के साथ आपने फोर्स की वैल्यू पुट कर दी। सो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इस एक्सप्रेशन में कुछ भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, चलो आगे फिर हम इसके क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन स्ट्रेचिंग फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। स्प्रिंग फोर्स आपको पता है क्या होता है, Fs इक्वल्स टू माइनस में kx, यही होता है ना स्प्रिंग फोर्स। यस मैम। Yes, ma'am. दिस इज वेरिएबल फोर्स, और वेरिएबल फोर्सेस के लिए आप वर्क डन निकाल सकते हो। क्या होता है वर्क डन, इंटीग्रेशन, क्या लिखते हैं हम लोग, f dx x1 से x2, यानी कि आप इसको कर सकते हो माइनस में kx dx देन x1 से x2, कर सकते हैं ना। यस मैम। एक तो तरीका ये है, लेकिन एक नया तरीका भी तो सीखा है अभी। स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो काम होगा दैट इज वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप ये भी तो लिख सकते हो कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में जो बदलाव हुआ होगा दैट इज इक्वल टू माइनस में WC। 1 मीटर से 2 मीटर जब गया, तो ये आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी और ये आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस में पोटेंशियल एनर्जी इज इनिशियल, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ WC। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है बेटा, हाफ के 2 का स्क्वायर माइनस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, हाफ के 1 का स्क्वायर। यही है ना कि मीन पोजीशन, ये इसकी नेचुरल लेंथ होगी, नेचुरल लेंथ से कितना आगे है तो आप उस पोजीशन पे आप पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो। जैसे इस पे बता सकते हो कितना होगी पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के 1 का स्क्वायर, इस पे कितनी होगी, हाफ के 2 का स्क्वायर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया ना 1 से 2 में जाने के लिए,
और उन्होंने पूछा क्या था 1 से 2 जाने में कि वर्क डन कितना होगा। या तो ये निकालो भाई, ये जो आपको काम करना पड़ेगा वो क्या है, वो वर्क पूछा, देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स ने कितना काम किया जब वो x1 से x2 यानी 1 मीटर से 2 मीटर पे जा रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और दूसरा तरीका क्या है आपका, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इस तरीके से। तो अगर k की वैल्यू सपोज मैं आपको दे देती हूँ, कितनी है, 100 ले लीजिए k की वैल्यू क्या है आपके पास 100। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, हाफ k कॉमन आ जाएगा 100 इंटू में 4 माइनस में 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 50 इंटू में 3, 150 जूल। तो ये तो आ गया आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपको WC निकालना तो क्या होगा, माइनस में डेल्टा यू, कितना हो जाएगा, माइनस में 150 जूल। आई बात समझ में? तो देखो जरूरत नहीं थी पोटेंशियल एनर्जी की, सवाल वैसे भी बन जाता। ठीक है, लेकिन आपकी कैलकुलेशंस को इजी करता है पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट होता है। आई बात समझ में? यस मैम। तो ये आपका मेथड 1 है। ऐसे भी कर, चलो इसको करके देखना सेम आंसर आ रहा है या नहीं। ओके, ये आपका मेथड 2 है। चलो एक और करो। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास ड्यू टू स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम, निकालिए जरा। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास ड्यू टू स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स 0 है इस पे। सो यहां पर क्या किया गया है, एक मास को लटकाया गया, ठीक है, और जब उसको आप फॉल कराओगे धीरे धीरे, मान लीजिए आप उसको नीचे लेके जा रहे हैं, प्रोसेस होता है स्लो, ग्रेजुअली। आपने उसको धीरे धीरे नीचे लेके गए, तो आपका जैसे ही मास नीचे, उसका फोर्स लगेगा, मास की वजह से फोर्स आएगा तो ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा ना स्प्रिंग में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, धीरे धीरे खींचते खींचते जो उसका नीचे फोर्स है और जो स्प्रिंग का फोर्स है वो बराबर हो गया, यही तो इक्विलिब्रियम है। यस मैम। राइट, सो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो क्या बनेगा, एक तो इस ऊपर पे kx नीचे जाएगा, फोर्स नीचे लग जाएगा mg mg, और ऊपर फोर्स इक्विलिब्रियम kx। पोजीशन पे क्या है kx, ये दोनों बराबर होना चाहिए। यानी mg इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, kx के बराबर हो गया। Yes, ma'am. x की वैल्यू क्या होगी, mg बाय में k। तो इतना तो उसमें एक्सपेंशन हो गया, x की वैल्यू आ गई, कितना एक्सपैंड हुआ। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ड्यू टू स्प्रिंग, हाफ k x स्क्वायर, यही होगा। सो हाफ k, x की वैल्यू कितनी आई है mg बाय में k का स्क्वायर। सो ये कितना बन जाएगा आपके पास, हाफ m स्क्वायर g स्क्वायर बाय में k, यही बनेगा ना। मैम के स्क्वायर पे तो होगा। कट गया ना एक k, अच्छा यस मैम। क्लियर है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है कि नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाले फोर्स के बराबर हो गया। अभी देखो क्या होता है कि रिस्टोरिंग फोर्स x पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे जैसे फोर्स आपके पास आ रहा है पीछे की तरफ, उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है। जब उस फोर्स के बराबर हो जाता है, जो नीचे वाला फोर्स है उसके जब बराबर हो जाएगा ऊपर लगने वाला फोर्स, तब आपके पास इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको सडनली फॉल करा देते, मान लीजिए आप एकदम से उसको छोड़ देते, फिर क्या होता है, ये एक बार जाता नीचे, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे जाता, फिर ऊपर जाता, तो ये मोशन रहता है इसका। अभी सारा जो काम किया स्लो किया है, और फिर इक्विलिब्रियम पे हमने स्टडी की है कि इक्विलिब्रियम यानी कि दोनों फोर्सेस जब बराबर हो गए तो क्या कहानी है। अब इसी में थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। फाइंड द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m इन प्रीवियस क्वेश्चन, यानी इसी क्वेश्चन के अंदर टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास निकालो, कितना होगा। पहले क्या निकाला हमने, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास ड्यू टू स्प्रिंग। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। टोटल में एक और आ गई ना यहाँ पर, और तो क्या है, एक तो आपने निकाल ली अभी, जो स्प्रिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आई ड्यू टू स्प्रिंग, कितनी आई आपके पास, हाफ m स्क्वायर g स्क्वायर बाई के, हाफ m स्क्वायर g स्क्वायर बाई में के।
ड्यू टू ग्रेविटी भी तो आएगी। ये सरफेस से कितना ऊपर है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, कितना ऊपर है, h हाइट, तो ये हो जाएगी mgh। तो टोटल पोटेंशियल कितनी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ m स्क्वायर g स्क्वायर बाई के प्लस में mgh। सिंपल, ये मैम ये ऐड होंगी। ऐड होगी बेटा, ओके मैम। ठीक है। एक बात ये भी याद रखो, आगे कुछ क्वेश्चंस में, यहाँ तो अभी हम ग्राउंड के ऊपर की तरफ मेजरमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी जगह अब हम आगे न्यूमेरिकल्स में पोटेंशियल एनर्जी एक बेस हम खुद कंसिडर करेंगे, उसके नीचे की तरफ मेजरमेंट करते हैं तो नेगेटिव आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे ग्राउंड के ऊपर ही है ऑब्जेक्ट, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव ही है, दैट इज इक्वल टू mgh। और एक इसका स्प्रिंग की वजह से है इक्विलिब्रियम पे, ये स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हो रखा है x, उसकी वजह से यहाँ पर क्या आ गया, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हम लोगों ने इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन से निकाली, एंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी अब दोनों का सम हो गई, स्प्रिंग वाली एंड ग्रेविटी वाली। क्लियर है सबको? सो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे, अगले सेशन में हम लोग करेंगे इक्विलिब्रियम, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अंदर आपके पास क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये डिस्कशन रहेगा।